भूरा घोड़ा। बहुत पुरानी बात है कि कहीं एक बूढ़ा रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे घर के कामकाज की देखभाल करते थे, बड़े उदार और दानी थे। उन्हें सुंदर कपड़े पहनने का भी बड़ा शौक था। मगर इवान जो सबसे छोटा था, उसमें कोई भी गुण नहीं था, निरा उल्लू था। वह अपना अधिकतर समय अलाव घर पर बैठे रहकर बिता देता और केवल खुमियां इकट्ठी करने के लिए बाहर जंगल में जाता। जब बूढ़े का मरने का वक्त करीब आया तो उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग लगातार 3 रातों तक जरूर मेरी कब्र पर आना और मेरे खाने के लिए कुछ रोटी लाना। बूढ़ा मर गया और उसे दफना दिया गया। पहली रात को सबसे बड़े भाई को कब्र पर जाना था, लेकिन वो बड़ा सुस्त था, या यूं कहिए कि बड़ा डरपोक था और कब्र पर जाने से डरता था। इसलिए उसने बुद्धू इवान से कहा, अगर तुम आज मेरी जगह पिता की कब्र पर चले जाओ तो मैं तुम्हें केक खरीद दूंगा। इवान फौरन राजी हो गया। उसने कुछ रोटी ली और अपने पिता की कब्र पर जा पहुंचा। वो कब्र के पास बैठ गया और आगे घटने वाली घटना का इंतजार करने लगा। आधी रात होने पर जमीन फटकर अलग हो गई और बूढ़ा बाप कब्र से बाहर आकर बोला, कौन है? क्या तुम हो मेरे सबसे बड़े बेटे? मुझे बताओ, रूस का क्या हाल है? क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, या भेड़िए चिल्ला रहे हैं, या मेरे बेटे रो रहे हैं? तब इवान ने जवाब दिया, ये मैं हूं, आपका बेटा इवान पिताजी, और रूस में सब कुछ ठीक ठाक है। तब पिता ने भरपेट रोटी खाई और अपनी कब्र में जा लेटा। इवान घर लौट आया और रास्ते में केवल खुमियां इकट्ठी करने के लिए ही रुका। जब वो घर आया तो उसके सबसे बड़े भाई ने पूछा, पिताजी से भेंट हुई? हाँ हुई, इवान ने जवाब दिया। उन्होंने रोटी खाई? हाँ, उन्होंने पेट भरकर रोटी खाई। एक और दिन गुजरा और तब दूसरे भाई की बारी आई, लेकिन वो भी या तो बेहद सुस्त था या इतना डरता था कि जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने इवान से कहा, इवान, अगर तुम मेरी जगह चले जाओ तो मैं तुम्हें लापती बनवा दूंगा। ठीक है, इवान ने कहा, मैं जाऊंगा। उसने कुछ रोटी ली और अपने पिता की कब्र पर जाकर इंतजार करने लगा। आधी रात होने पर धरती फटकर अलग हो गई। बूढ़े बाप ने कब्र से बाहर आकर पूछा, कौन है? क्या तुम हो मेरे मंझले बेटे? मुझे बताओ, रूस का क्या हाल चाल है? क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, या भेड़िए चिल्ला रहे हैं, या मेरे बेटे रो रहे हैं? तब इवान ने जवाब दिया, ये मैं हूं पिताजी, आपका बेटा इवान, और रूस में सब कुछ ठीक ठाक है। तब पिता ने डटकर रोटी खाई और अपनी कब्र में लौट गया। इवान घर वापस चला आया। रास्ते में उसने केवल खुमियां इकट्ठी की। वो घर आया तो मंझले भाई ने पूछा, पिताजी ने रोटी खाई? हाँ, पेट भर कर खाई। तीसरी रात इवान की बारी थी। उसने अपने भाइयों से कहा, 2 रातों तक मैं पिताजी की कब्र पर जाता रहा हूं। आज तुम में से कोई एक जाए, मैं घर पर रहकर आराम करूंगा। नहीं, भाइयों ने जवाब दिया, आज भी तुम ही जाओ, तुम तो इसके आदी हो चुके हो। खैर, इवान राजी हो गया। उसने कुछ रोटी ली और कब्र पर जा पहुंचा। आधी रात होने पर जमीन फटी और बूढ़ा बाप कब्र से बाहर आया। कौन है? उसने कहा, क्या तुम हो मेरे तीसरे बेटे इवान? मुझे बताओ, रूस कैसा है? क्या कुत्ते भौंकते हैं, या भेड़िए चिल्लाते हैं, या मेरे बेटे रोते हैं? तब इवान ने जवाब दिया, मैं ही हूं पिताजी, आपका बेटा इवान। रूस में सब और शांति है। पिता ने भरपेट रोटी खाई और उससे कहा, केवल तुमने ही मेरे आदेश का पालन किया है इवान। मेरी कब्र पर आते हुए सिर्फ तुम ही नहीं डरे। अब तुम ऐसा करना, खुले मैदान में जाकर पुकारना, पूरे घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। जब घोड़ा तुम्हारे सामने आए तो उसके दाएं कान में से दाखिल होकर बाएं से बाहर आ जाना। तब तुम इतना सुंदर युवक बन जाओगे कि जैसा पहले कभी किसी ने देखा ही ना। फिर तुम घोड़े पर सवार होकर जहां मन चाहे चले जाना। इतना कहकर पिता ने उसे एक लगाम दी। इवान ने वो लगाम ले ली और धन्यवाद देकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने खुमियां इकट्ठी की। वो बाहर आया तो उसके भाइयों ने पूछा, पिताजी से भेंट हुई इवान? हाँ हुई। क्या उन्होंने रोटी खाई? हाँ, उन्होंने पेट भर खाई और मुझे कब्र पर ना आने का आदेश दिया। अब हुआ ये कि उन्हीं दिनों जार ने देश के सभी भागों में डोंडी पिटवाई। सभी वीर युवकों और कुंवारे नवयुवकों को राजधानी में इकट्ठे होने के लिए कहा गया। जार की बेटी अनुपमा ने अपने विवाह के लिए 12 स्तंभों पर बलूत के लट्ठों की 12 तहों की एक अटारी बनवाने का आदेश दिया था। उसने सबसे ऊपर की मंजिल की खिड़की में बैठकर
उस आदमी की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया था जो अपने घोड़े से खिड़की तक उछलकर उसके होठों को चूम लेगा। जीतने वाला चाहे कुलीन हो चाहे छोटी जाति का, जार अपनी बेटी अनुपमा का विवाह उसी के साथ करेगा और उसे अपना आधा राज्य भी देगा। ये खबर इवान के भाइयों ने भी सुनी। उन्होंने आपस में तय किया कि वे भी अपनी अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे। उन्होंने अपने बढ़िया घोड़ों को खूब जई खिलाई और उन्हें अस्तबलों से बाहर ले आए। उन्होंने अपनी चुनी हुई पोशाक पहनी और घुंघराले बाल संवारे। अलाव घर पर बैठे हुए इवान ने अपने भाइयों से कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो मेरे भाइयों, मुझे भी किस्मत आजमाने का मौका दो। तुम्हें साथ ले चलें? उल्लू ना हो तुम यहीं अलाव घर पर बैठे अच्छे लगते हो। उन्होंने ठहाका लगाया, अगर तुम हमारे साथ गए तो लोग तुम्हें देख कर हंसेंगे। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है कि जंगलों में जाकर खुमियों की तलाश करो। उसके भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार हुए। उन्होंने अपने टोपों के सिरे ऊपर करके सीटी बजाई, सिहनाद किया और सरपट घोड़े दौड़ाते हुए धूल के बादल में विलीन हो गए। इवान ने पिता की दी हुई लगाम उठाई और खुले मैदान में जा पहुंचा। पिता ने जैसा बताया उसने वैसे ही जोर से आवाज दी, भूरे घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। और लो, एक घोड़ा उसकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उसके पांव तले की धरती कांपती थी। उसकी नाक से शोले और कानों से धुएं के बादल निकल रहे थे। वो तेज घोड़ा इवान के पास आकर रुक गया और कहने लगा, हुक्म मालिक। इवान ने घोड़े की गर्दन थपथपाई, उसे लगाम पहनाई और उसके दाएं कान में प्रवेश कर बाएं से बाहर आ गया। देखते ही देखते वो ऊषा बेला के आकाश जैसा सुंदर युवक बन गया। वो भूरे घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और जार के महल की तरफ चल दिया। भूरा घोड़ा अपनी दुम की फटकार के साथ पहाड़ियों को लांघता, घाटियों को फांदता, मकानों और पेड़ों पर से कूदता हुआ बढ़ता चला गया। इवान आखिर में जार के महल के आंगन में जा पहुंचा। उस समय महल के इर्द गिर्द के मैदान लोगों से भरे पड़े थे। वहां ही 12 खंभों पर बलूत के लट्ठों की 12 तहों वाली अटारी थी। उस अटारी की खिड़की में राजकुमारी अनुपमा बैठी थी। जार बाहर ओसारे में आया और उसने कहा, वीर युवकों, तुम में से जो अपने घोड़े की पीठ से अटारी की खिड़की तक उछलकर मेरी बेटी के होंठ चूमेगा वही उससे शादी करेगा और उसे ही मैं अपना आधा राज्य भी दूंगा। राजकुमारी अनुपमा को पाने की इच्छा रखने वाले नौजवान बारी बारी से घोड़े पर सवार होकर आए, कूदे फांदे, मगर अफसोस खिड़की उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। दूसरे लोगों के साथ इवान के 2 भाइयों ने भी कोशिश की, वे आधी ऊंचाई तक भी न पहुंच सके। अब इवान की बारी आई। उसने अपना भूरा घोड़ा सर पर दौड़ाया। वो हुंकारते और सीनाद करते हुए ऊपर को उछला और 2 कदम अंतिम लट्ठे तक जा पहुंचा। वो एक बार फिर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ आया, ऊपर को उछला और इस बार एक कम अंतिम लट्ठे तक पहुंच गए। उसके लिए अब तीसरा और आखिरी मौका बाकी रह गया था। इस बार उसने भूरे घोड़े को बहुत ही तेज दौड़ाया। घोड़ा हाँफ रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इवान आग की तेज लपट की भांति खिड़की के पास पहुंचा और ऊपर की ओर उछलकर उसने राजकुमारी अनुपमा के शहद जैसे मीठे होंठ चूम लिए। राजकुमारी ने अपनी मोहर की अंगूठी से उसके माथे पर निशान लगा दिया। लोग चिल्लाए, इसे पकड़ो, इसे रोको, लेकिन इवान और उसके घोड़े का कहीं अता पता ही न था। वो तेजी से खुले मैदानों में पहुंचे। इवान भूरे घोड़े के बाएं कान में दाखिल होकर दाएं से बाहर निकल आया और देखते ही देखते वो पहले जैसा हो गया। भूरे घोड़े को वहीं छोड़कर वो अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने खुमियां इकट्ठी की। वो मकान के भीतर गया, एक फटे कपड़े से उसने अपना माथा बांध लिया और पहले की भांति अलाव घर पर चढ़कर लेट गया। कुछ देर बाद उसके भाई आए। वो जहां गए थे और उन्होंने जो कुछ देखा था वो सब बयान किया। राजकुमारी को चाहने वाले बहुत थे और एक से एक बढ़ चढ़कर सुंदर भी, उन्होंने कहा, लेकिन उनमें से एक तो बस कमाल ही का था। वो अपने तूफानी घोड़े से उछलकर राजकुमारी की खिड़की तक पहुंचा और राजकुमारी के होठ चूमने में सफल हो गया। हमने उसे आते तो देखा मगर जाते नहीं देखा। चिमनी के पास वाली अपनी जगह से इवान ने कहा, शायद वो मैं था जिसे तुमने देखा था। उसके भाई खींच कर बोले, अरे बेवकूफ, अपनी बकवास बंद करो, वहां अलाव घर पर बैठकर खुमियां खाया करो। तब इवान ने खोल दिया राजकुमारी की मोहर के ऊपर बंधा हुआ चीथड़ा। बस फिर क्या था, तेज रोशनी से सारा घर जगमगा उठा। उसके भाई डरकर चिल्लाए, अरे बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो, मकान जला डालोगे। अगली रोज जार ने बहुत बड़ी दावत दी जिसमें उसने अपनी सारी प्रजा को बुलाया। उस दावत में जागीरदार और रईस, साधारण लोग, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़े सभी बुलाए गए। इवान के भाई भी दावत में शामिल होने के लिए तैयार हुए।
मुझे भी अपने साथ ले चलो भाइयों, इवान ने प्रार्थना की। क्या? वो हंसे। जो भी तुम्हें देखेगा वही हंसेगा, यहाँ बैठकर खुमिया खाओ। भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार होकर चले गए और इवान उनके पीछे पीछे पैदल ही चल दिया। वो जार के महल में पहुंचा और दूर एक कोने में ही बैठ गए। राजकुमारी अनुपमा मेहमानों से भेंट करने लगी। वो सभी को हल्की शराब का एग्जाम देती और साथ ही ये देखती कि किसी के माथे पर उसकी मोहर तो नहीं लगी। इवान के सिवा वो सभी मेहमानों से मिल ली। इवान के पास पहुंचते ही राजकुमारी का दिल बैठ गया। इवान के सारे शरीर पर कालिक पुती हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी अनुपमा ने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारे माथे पर यह चिथड़ा क्यों बंधा हुआ है? मैं गिरकर जख्मी हो गया हूँ, इवान ने जवाब दिया। राजकुमारी ने चिथड़ा खोला तो सारा महल एकदम जगमगा उठा। ये मेरी मोहर है, वो चिल्लाई। ये रहा मेरा मंगेतर। जार इवान के पास आया और उसे देखकर कहने लगा, अरे नहीं राजकुमारी अनुपमा, ये तुम्हारा मंगेतर नहीं हो सकता, ये तो नीरा उल्लू है। इवान ने जार से कहा, मुझे अपना मुंह धोने की इजाजत दे दीजिए जार। जार ने इजाजत दे दी। इवान आंगन में पहुंचकर उसी भांति चिल्लाया जैसे कि उसके पिता ने सिखाया था, भूरे घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। और लो, तभी भूरा घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसके पैरों तले की जमीन कांप रही थी। उसके थूथनी से शोले और कानों से धुएं के बादल निकल रहे थे। इवान उसके दाएं कान में दाखिल होकर बाएं से बाहर निकल आया और एक बार फिर वो उषा वेला के आकाश जैसा सुंदर बन गया। वो कितना सुंदर था ये बयान करने के बाहर की चीज। महल में इकट्ठे हुए सभी लोगों ने उसे देखा तो दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई और जार ने शादी की खुशी में